हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि कोरोना के बाद आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी सेफ़ होगी, आप भी सेफ़ होंगे, आपके अड़ोस पड़ोस वाले भी सेफ़ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपनी वीडियो में कि सोलर के टाइम हम लोग कितनी गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बाद में बहुत सफ़र करते हैं। हमारी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की टाइम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी कंपनी सफ़र करती है, हम सफ़र करते हैं। हमारी रेपो ख़राब होती है, हमारी आईएनसी वेंडर जो होते हैं वो लॉसेस में चले जाते हैं और कंपनी तो वैसे भी लॉस में चली जाती है। कंपनी हमेशा लॉस में ही जाती है, वो उनका एक ही सेंस रहता है कि हम लॉस में ही हैं। खैर, आज हम बात करेंगे कि एग्जीक्यूशन के टाइम हम लोग कितनी गलतियां कर देते हैं। मैं एक साइट पे आया हुआ हूँ। यहाँ कर्नाटका में एक साइट है, 200 किलोवाट की, ज़्यादा बड़ी है नहीं, और वहाँ पे काफ़ी गलतियाँ हुई हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी वो भी हुई हैं। और आज का वीडियो हमारे आईएनसी वेंडर्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की जो टीम है उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। सबसे पहले तो मैं आज यहाँ पे आप लोगों को ये प्लांट दिखा दे रहा हूँ कि इन्होंने कैसे इंस्टॉल किया। उसके बाद यहाँ के छोटे छोटे पॉइंट्स पे हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इन्होंने ट्रीना का मॉड्यूल्स लगाया हुआ है 495 वाट का। हालांकि ये मॉड्यूल सिलेक्शन तो काफ़ी अच्छा है इन लोगों का। 495 वाट का मॉड्यूल है इनका। आपको इसका नेम प्लेट दिखा देता हूँ। ये है ट्रीना ISC है इसका 12.21 एम्पियर और VOC है 51.5 वोल्ट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इनके बेसिक से। सबसे पहले तो मैं आपको इनका ये पूरा प्लांट पीस दिखा देता हूँ आपको। ये इनका प्लांट है। यहाँ पे ट्रीना का मॉड्यूल यूज़ हुआ है और ग्रोवाट का 2 इन्वर्टर है, 3 इन्वर्टर हैं ग्रोवाट के। और सबसे अच्छी बात है इस साइट की कि इन्होंने फ्लिप फ्लॉप कनेक्शन यूज़ किया है। और आजकल जो हमारी कंपनी होती है कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा करती है, और केबल में अगर हम कुछ बचा लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और फ्लिप फ्लॉप कनेक्शन तो हमारे बहुत ज़्यादा केबल बचा लेता है और काम करते हुए भी काफ़ी सूटेबल होता है। जंपर्स वगैरह काफ़ी कम लगाने पड़ते हैं हम लोगों को। हालांकि मेरे कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी नहीं है, बट आप लोगों को समझाने के लिए या आप लोगों को समझने के लिए काफ़ी है। तो हम स्टार्टिंग में बात करते हैं सबसे पहले फाउंडेशन की। ये यहाँ पे इन्होंने M25 रेशियो का फाउंडेशन बनाया हुआ है। वाइब्रेशन ना करने की वजह से, वाइब्रेटर ना यूज़ करने की वजह से देखिए इनका क्रैक आ गया है, और ये क्रैक बाद में धीरे धीरे ये निकल जाएगा। अब इस पे हम लोग इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हम लोग प्लास्टर करेंगे या फिर इसको हम तुड़वा देंगे। ये हमारा एक, हालांकि इनका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ छोटे छोटे पंच पॉइंट्स क्लियर कर रहे हैं। अब ये एक छोटी सी गलती की वजह से इनको पूरा स्ट्रक्चर खोलना पड़ेगा। ये जो चिपिंग हुई है इनकी वो पूरा तोड़ना पड़ेगा, ये ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, इन्होंने जो स्लोप बनाया हुआ है, स्लोप में हम लोग बहुत ही फॉर्मेलिटी करना है। आईएनसी कंपनी से बहुत फॉर्मेलिटी करना शुरू कर देती है। वो लोग सोचते हैं कि ये इतना बड़ा इशूज़ है नहीं, लेकिन यहाँ पे इसके वजह से आप देखोगे ये जो बीच में थोड़े थोड़े क्रैक्स आ रहे हैं, इससे लीकेज हो जाता है। क्योंकि ये हम लोग चिपिंग किए रहते हैं, इनकी वाटर प्रूफिंग भी टूट जाती है और यहाँ से पानी लीकेज होता है, और जिसकी वजह से पानी छत से टपकता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे इन्होंने एल बोल्ट यूज़ किया हुआ है। आप देख रहे होंगे एल बोल्ट की अलाइनमेंट, वो भी ठीक नहीं है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया होगा, एक बेस प्लेट बनाया होगा, उसमें 4 होल कर दिया होगा और उसी के अकॉर्डिंग ये लोग अपना एल बोल्ट फिक्स कर दिए होंगे। और गलती क्या किया होगा, इन्होंने डायरेक्टली जो फ्रेम है या बेस प्लेट है लेग का, उसी का रेफरेंस लेके होल कर दिया होगा। और ऐसे हम लोगों को नहीं करना है। हम लोग कभी भी फ्रेम बनाएं तो उसको, या फिर बेस प्लेट बनाएं तो उसको डायगनली मेज़र कर ले। इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ, चारों का लेंथ डायगनली मेज़र कर लें तो ये हमारे जो जे बोल्ट बैठते हैं वो
फिक्स एकदम एक्यूरेट बैठेगा और इसी के करस्पॉन्डेंस आगे वाले जो लेग होते हैं उसको भी हम लोग मेज़र करके एक्यूरेट हमारी साइज़ निकल जाएगी और लेंथ निकल जाएगी कि डिस्टेंस कितना है। अभी बात कर रहे हैं हम लोग कि मॉड्यूल इंस्टॉलेशन में हमसे कौन कौन सी गलतियां हो जाती हैं और स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन में कौन सी गलतियां हो जाती हैं। एक तो हम लोग बेस प्लेट का देख रहे हैं, अभी पर्लिन का देखते हैं। हम लोग पर्लिन क्या करते हैं, डायरेक्टली इंस्टॉल कर देते हैं ज़्यादातर लोग। हम लोग नहीं, मतलब मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन जिस साइट पे आया हूँ विज़िट करने के लिए वहाँ पे आमतौर पे ऐसा हुआ है, नट बोल्ट इन्होंने टाइट किया ऐसे ही, और आप देख रहे हो कि नट बोल्ट भी सही से फिक्स नहीं है। यहाँ पे नट बोल्ट ऐसे ही टाइट कर दिया और पर्लिन्स टाइट कर दिया, तो रैफ्टर लगा दिया। आप देखोगे यहाँ पे अभी तक टाइट ही नहीं हुई है, लेकिन प्लांट कंप्लीट है। और टाइट ना होने की वजह से ये सामने वाला लेग आप देखोगे तो वहाँ पे वो उखड़ा हुआ है। और ये चीज़ इसलिए हुई है क्योंकि इन्होंने अलाइनमेंट नहीं लिया है, और दूसरी चीज़ इन्होंने जो फाउंडेशन बनाया हुआ है उसकी भी अलाइनमेंट इन्होंने नहीं किया हुआ है। रीज़न क्या है कि कई कंपनीज़ हैं या आईएनसी वेंडर्स को डायगनली मेज़रमेंट करना आता नहीं है, वो हमें बताना पड़ता है उन लोगों को। या फिर अगर हम डायरेक्टली उनके भरोसे छोड़ देते हैं कोई प्रोजेक्ट, तो उनको डायगनली मेज़रमेंट करना आता नहीं है, वो डायगनल मेज़र नहीं करते हैं, रैंडमली लाइन डोरी खींच के वो लोग प्लांट इंस्टॉल कर देते हैं, मार्किंग कर देते हैं, फाउंडेशन बना देते हैं, और जिसकी वजह से हमारे अलाइनमेंट में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और ये साइट हमारी पूरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि जो हमारी बेस होती है वो मार्किंग है। अगर हमारी मार्किंग और फाउंडेशन अच्छे से बन गई, अलाइन है, तो हमारी प्रोजेक्ट एकदम स्मूथ चलेगा। और अगर हमारी मार्किंग या अलाइनमेंट हमारा नहीं अच्छा हुआ, तो हमारे प्रोजेक्ट में आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। आप देखोगे यहाँ पे इनकी अलाइनमेंट बहुत ही गंदी है। आप चेक करो, ये वेरिएशन इनका करीब 5-15 mm के आसपास आ रहा है। आप ये देखोगे अभी भी, अब इसको सही करने के लिए इनको पूरा प्लांट यहाँ पे उखाड़ना पड़ेगा इनको। आप ये देखो, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इसको सही करने के लिए आने वाले टाइम में इतना प्रॉब्लम ये फेस करने वाले हैं कि इनको मॉड्यूल उठाना पड़ेगा, पर्लिन्स में होल करने पड़ेंगे, हो सकता है पर्लिन्स में होल करना पड़े तब जाके सही होगा। अगर अलाइनमेंट ऐसे नहीं सही होगा तो पर्लिन्स में आपको होल करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों को सबसे पहले हमारे फाउंडेशन सही करनी चाहिए, मार्किंग सही करनी है। उसके बाद फाउंडेशन अच्छे से और अलाइनमेंट के साथ और डायगनली मेज़रमेंट करके उसको फाउंडेशन हमें बनाना है, ताकि आने वाले टाइम में हमारे पास कोई भी इश्यूज़ ना रहे कि हमारे प्रोजेक्ट्स ऐसे क्यों हैं, और ऐसे होने भी नहीं चाहिए। अभी मॉड्यूल्स इसका होल नहीं मैच करता है, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्टली नट बोल्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे इन्होंने नट बोल्टिंग डायरेक्टली किया हुआ है, तो अगर होल मैच नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है आप टाइट ही नहीं कर पाओगे जब नट बोल्ट डाल ही नहीं पाओगे। तो इसलिए हम लोगों को इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, ख़ासकर प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन में। जो बेसिक है वो हमारी मार्किंग है। मार्किंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ आवर प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर मार्किंग गलत हो गई, आपका पूरा प्रोजेक्ट और आने वाले टाइम में बहुत ही भसड़ मचने वाली है, अगर आपका मार्किंग नहीं सही होता है। सेकेंडली, हम बात कर रहे हैं कि केबलिंग कैसे हो रही है। केबलिंग का प्रोसीजर यहाँ पे तो इन्होंने अच्छा किया हुआ है कि फ्लिप फ्लॉप कनेक्शन इन्होंने यूज़ किया हुआ है। फ्लिप फ्लॉप कनेक्शन का क्या होता है कि एक मॉड्यूल का पॉजिटिव इसके तीसरे मॉड्यूल के निगेटिव से निकलता है, और दूसरे मॉड्यूल का निगेटिव उसके चौथे मॉड्यूल के पॉजिटिव से निकलता है। इससे क्या होता है कि जो हमें पॉजिटिव एक एंड पे और निगेटिव एक एंड पे निकलती है, वो इस केस में पॉजिटिव और निगेटिव हमारे पास एक ही एंड पे निकल जाएगी। मतलब दोनों पॉजिटिव और निगेटिव हम एक जगह पे पा जाएंगे, और जिसकी वजह से हमारी केबल जो अगर 18 मॉड्यूल की स्ट्रिंग है या 19 मॉड्यूल की स्ट्रिंग है, तो डायरेक्टली 18 से 19 मीटर तक आपका केबल बच जाएगा एक स्ट्रिंग का। आप देखोगे यहाँ पे दोनों पॉजिटिव और निगेटिव एक ही स्ट्रिंग की पॉजिटिव निगेटिव एक ही जगह पर निकली हुई है। हालांकि अभी यहाँ की ड्रेसिंग बची हुई है, और फ्लिप फ्लॉप कनेक्शन करने का ये फ़ायदा होता है। और दूसरी चीज़, अगर फ्लिप फ्लॉप कनेक्शन आप करते हो
अगर 2 टर्मिनल आपके कहीं बीच में भी आ जाते हैं तो जहाँ से आप केबल रन कर रहे हो आप डायरेक्टली वहाँ के जंक्शन खोल के, वहाँ के कनेक्शन खोल के आप डायरेक्टली वहीं से पॉजिटिव निगेटिव आप अपना निकाल सकते हो। ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा है फ्लिप फ्लॉप कनेक्शन का। और आप भी आने वाले टाइम में प्रैक्टिस कीजिएगा और फ्लिप फ्लॉप कनेक्शन में कोई भी इश्यूज़ होगा तो आप ज़रूर हमें बताइएगा कि फ्लिप फ्लॉप कनेक्शन आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है और कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसको कभी भी हम लोग बाद में ना छोड़ें। जैसे ये ऑब्स्टेकल आ रहा था तो इन्होंने इसको तोड़ दिया, एक पिलर था तो इन्होंने इसको तोड़ दिया, लेकिन इसको तोड़ने के बाद इन्होंने उसका फिनिशिंग नहीं किया या फिर इसको सही से नहीं किया। हालांकि क्लाइंट तो बोलेगा ही भाई करने के लिए कि आपको करना ही है, आपने तोड़ा है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम जैसे ही तोड़े एक स्मूथ साइज़ में तोड़ दें, जहाँ भी हमें ज़रूरत हो उस साइज़ में तोड़ दें और उसके बाद उसकी फिनिशिंग कर दें, जैसा था वैसे ही कर दें। क्योंकि अभी इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया है, अब इनको करवाना पड़ेगा और इनका प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया है। अब गेस करो कि ये कैसे हो। इनकी केबलिंग हो रखी है, मॉड्यूल लग चुके हैं, स्ट्रक्चर्स लग चुके हैं और केबलिंग हो चुकी है, वोल्टेज चेक हो चुका है, लेकिन अभी इनको ये करना है। अब गेस करो कि ये कैसे होगा और कमेंट में मुझे बताना कि अब ये कैसे होगा। मैं आपको ये कंडक्ट दिखा रहा हूँ कि हम लोग अभी यहाँ पे एल बहुत ही अच्छे से यूज़ हुआ है और चीज़ बुरी नहीं होती, कुछ चीज़ें अच्छी भी इन लोगों को दिखानी पड़ेगी हमें, क्योंकि जो चीज़ें अच्छी है उसकी तो दिखानी ही पड़ेगी। और मैंने कई जगह पे नोटिस किया हुआ है कि कंडक्ट को डायरेक्टली यहाँ पे 90 बना के ऐसे ही डाल देते हैं, जो कि बाद में पंच पॉइंट्स आ जाता है और वहाँ पे हमें फिर से काम करना पड़ता है, उसको काटना पड़ता है, पीठ से फाड़ना पड़ता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए पहले ही हम लोग एल यूज़ कर लें 90 बनाने के लिए। और यही आप यहाँ की ड्रेसिंग प्रॉपर हुई है कंडक्ट की, इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ये प्रैक्टिस कीजिएगा अपने प्रोजेक्ट्स पे। अभी हम नट बोल्टिंग की बात करेंगे। जो प्रैक्टिस नॉर्मल प्रैक्टिस होता है, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, वो हमारा होता है कि 1-2 वाशर होता है, 2 प्लेन वाशर होता है और 1 कट वाशर होता है हमारे बोल्ट्स में, नट बोल्ट्स में। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि इन्होंने से ऊपर सिर्फ एक प्लेन वाशर लगाया हुआ है और नीचे एक कट वाशर लगाया हुआ है। इसको भी ये पंच पॉइंट में कंसीडर होगा और फिर से इनको नट खोलना पड़ेगा, फिर से वाशर लगाना पड़ेगा, जिससे हमारी टाइम झूठ में ही वेस्ट होगी। मतलब जो काम हमें हो जाना चाहिए था। आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही पूरी प्रैक्टिस ऐसे ही की है। आप कहीं भी, हालांकि मॉड्यूल्स में इन्होंने कट वाशर और प्लेन वाशर दोनों यूज़ किया है एक साइड में, लेकिन स्ट्रक्चर में इन्होंने ऐसा नहीं किया है। और ये पंच पॉइंट्स में कंसीडर होगा, कोई भी आएगा पंच पॉइंट्स इनको ये चीज़ दे देगा और इसको ये दोबारा इनको काम करना पड़ेगा इन पर। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग ऊपर एक प्लेन वाशर लगा लें और नीचे प्लेन वाशर और कट वाशर। याद रखें कि जो कट वाशर है वो हमेशा हमारे नट के ऊपर ही रहेगा, उसको ज़्यादा अंदर ना करें। हमेशा नट के बाद हमारा कट वाशर रहेगा, उसके बाद प्लेन वाशर रहेगा। और ये प्रैक्टिस हमारा जो स्टैंडर्ड है यही है। एक बार और मैं आपको कंडक्ट्स पे लेके जा रहा हूँ। आप देखोगे कि कुछ दिनों बाद हमारे जो कंडक्ट्स होते हैं वो जॉइंट से खुल जाते हैं। तो उसे बचने के लिए हमें क्या करना है कि कंडक्ट्स के दोनों साइड हमें स्ट्रांगली सैडलिंग कर देनी है। इनकी एक प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा, जो नॉर्मल सैडल हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है बहुत जल्दी। और यहाँ पे एसएस की स्ट्रिप यूज़ हुई है, आप देख रहे होगे तो ये एसएस की स्ट्रिप है। इन्होंने इसको सैडल बनाया हुआ है जिससे जो रस्टिंग हो जाती है वो उससे बच जाए। तो ये प्रैक्टिस भी इनकी बहुत अच्छी है। और ड्रेसिंग तो मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूँ कंडक्ट की। और ये जॉइंट्स पे आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो जॉइंट्स हैं उसके दोनों तरफ आप प्रॉपरली सैडलिंग कर दें टाइट, ताकि इसमें मूवमेंट बिल्कुल भी रहे ही ना। और इवन यही चीज़ एमसीएस में भी आप लोगों को कर देना चाहिए, ताकि एमसीएस में कभी भी मूवमेंट ना हो जॉइंट्स पे और खुले ना। मैं इनका एमसीएस का भी आपको दिखा देता हूँ इन्होंने कैसा किया हुआ है। आप एमसीएस भी देख रहे हो, यहाँ पे इनका जॉइंट्स लगा हुआ है और इसके दोनों साइड इन्होंने सैडलिंग की हुई है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि बाद में ये खुले ना। इवन जो इनके
टैप पॉइंट्स होते हैं, वहाँ भी आप लोग स्ट्रॉन्गली साइडलिंग कर सकते हो। आप देख रहे होगे वहाँ पे एक टैप पॉइंट है इनकी स्ट्रॉन्गली साइडलिंग करते हुए, ताकि बाद में अगर वो मूवमेंट रहेगा तभी वो खुलेगा, अदरवाइज़ वो खुलेगा ही नहीं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि चाहे कंड्यूट हो या MCS हो, उनके जॉइंट्स पे हमेशा दो सैडल कर दिया जाए। हम लोग एक प्रैक्टिस और साइटों पे शायद ही कोई करता है, वो हमें कर लेना चाहिए कि जो हमारे मोटर के लोकेशन होते हैं वो हमेशा पहले ही फिक्स करते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि मोटर की लोकेशन हम लोग बाद में फ़िक्स करते हैं, और जिसकी वजह से उसकी केबलिंग, पावर केबल लाने में हमें फिर से सैंडलिंग वेल्डिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कंड्यूट के ऊपर ले जाना पड़ता है, उसको ले करना पड़ता है, या फिर अलग से पाथ डिसाइड करनी पड़ती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग पहले ही डिसाइड कर लें, और DC केबलिंग जब करते हैं तो उसी के साइड वाइज एक कंड्यूट डाल दें, ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। और सेम प्रोसीजर हमें अपने सेंसर के लिए करना चाहिए, क्योंकि सेंसर तो हमारे मॉड्यूल्स के पास ही लगते हैं, और जो हमारे इन्वर्टर्स होते हैं वो मॉड्यूल्स से थोड़े दूर होते हैं। ज़रूरी नहीं जहाँ पे सेंसर लगा रहा वहाँ पे मॉड्यूल्स ही हों। तो एक कंड्यूट हम लोगों को और इसके लिए डाल ही देना चाहिए, सेंसर्स के लिए या फिर पावर केबल के लिए। सेंसर नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग छत पे लगाते हैं अगर रूफटॉप का प्रोजेक्ट हो, और ज़्यादातर क्या होता है कि इन्वर्टर्स हमारे नीचे होते हैं, और उस केस में क्या होता है कि हम लोग तो DC केबल वगैरह कर देते हैं, अच्छे से कर देते हैं, और बाद में क्या होता है कि हमें याद आती है यार सेंसर भी लगानी है, तो सेंसर के लिए फिर फॉर्मेलिटी टाइप का हम लोग एक कंड्यूट ऐसे ही डाल देते हैं। काफ़ी साइटों पे मैं विज़िट किया हूँ, ऑब्जर्वेशन किया हूँ कि DC केबलिंग तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन सेंसर जब देखता हूँ कि सेंसर की कंड्यूटिंग कैसे हुई है, तो उसको सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे ऐसे सिर्फ डाल दिया जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग कंड्यूट, हो सकता है कि केबल उस टाइम ना प्रेजेंट हो तो एक डमी केबल आप उसमें डाल सकते हो, लेकिन कंड्यूट आप डाल दो। कंड्यूट में डमी केबल डाल के सेंसर के लिए आप उसको छोड़ दो। वो प्रैक्टिस में आप डालोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। इवन बाद में जब कोई इशूज़ भी आएगी तो आप बोल भी सकते हो कि सर ये डमी केबल मैंने डाला हुआ है, आप भेज दो, केबल मैं डाल दूँगा। तो उसके लिए आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा ज़्यादातर। इस केस में क्या होता है कि कभी कभी क्लाइंट INC वेंडर से आप बोलो ये चीज़, तो INC वेंडर बोलता है कि आप पहले क्यों नहीं बताया मुझे। तो बेहतर है ये चीज़ वाकई में पहले बताना चाहिए था आपको, क्योंकि अब बाद में फिर से वो छत से नीचे लाने के लिए झूला लगाएगा या फिर क्रेन मंगाएगा, कुछ भी हो, मैन लिफ्ट मंगाएगा, सेफ्टी फीचर्स रहता है उस पर छत से नीचे लटकने में। तो बेहतर है कि ये सब चीज़ें वन टाइम में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो आगे के टाइम में आप इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ताकि ये सब रीवर्क कंसिडर ना हो और INC वेंडर भी प्रॉब्लम ना हो। अभी मैं आपको इनके इन्वर्टर के DC पार्ट के पास लाया हूँ। ये इन्होंने ग्रोवाट का इन्वर्टर यूज़ किया हुआ है। इनकी मैंने इनसे बात किया हुआ है, ये बोल रही है केबल टाई अभी हटेगी यहाँ पे, बस सपोर्ट करने के लिए इन्होंने केबल टाई लगाया हुआ है, ये क्लैंप लगाएंगे। और इनकी ड्रेसिंग प्रॉपरली हुई है यहाँ पे, आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो केबल है इनका एकदम इनविजिबल है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जो इन्वर्टर या के पास होती है, हम लोग ये देखते हैं कि केबल कितना दिखता है। जितना केबल कम दिखे आपका प्रोजेक्ट उतना अच्छा है, आपका एग्जीक्यूशन उतना अच्छा है, आपका एस्थेटिकल जो व्यू होती है वो काफ़ी अच्छा है। वो चीज़ बहुत मायने रखती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कंड्यूट लगाते तो कंड्यूट के जो पूरा का पूरा कंड्यूट आपका इस पोर्शन पे नहीं आता, यहाँ तक नहीं आता, आपको अलग अलग से फाड़ के डालना पड़ता। तो बेहतर है इन्होंने दो केबल ट्रे यूज़ किया है। तो अगर इसके जगह पे ये 300 का केबल ट्रे यूज़ कर लेते, बड़ा केबल ट्रे यूज़ कर लेते, तो ये एकदम परफेक्ट हो जाता। हालांकि अभी भी जो लुकिंग व्यू है तो वो बेकार नहीं लग रहा है, काफ़ी अच्छा प्रिटी लग रहा है। मतलब मैं सजेस्ट करूँगा कि केबल को छिपाने के लिए आप लोग केबल ट्रे यूज़ कर सकते हो यहाँ तक। और फेरुल्स, इन्होंने 4 स्क्वायर mm का फेरुल यूज़ किया हुआ है, और उसको आप विजिबल कर सकते हो ताकि पता चले कि हाँ कौन सी स्ट्रिंग कहाँ पे है। इनसे बात किया हूँ तो ये बताए हैं कि एक इन्वर्टर में 18 की 3 स्ट्रिंग है और 19 की 5 स्ट्रिंग है। एक इन्वर्टर में इन्होंने 8 स्ट्रिंग यूज़ किया हुआ है, और इनकी जो टर्नेशन है वो काफ़ी प्यारी है। मैं आपको, आप AC साइड मत देखिएगा, सिर्फ DC साइड ही देखिए, क्योंकि AC साइड का भी ये, जैसे मैंने पहले बताया कि अभी ये प्रोजेक्ट इन वर्किंग कंडीशन है, फिर भी मैं सोचा कि आपको दिखाई देता हूँ। ये ग्रोवाट का इन्वर्टर है, और आगे आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कुछ
किसी भी